सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में। और जैसा कि बहुत लोगों को प्रतीक्षा थी कि कश्मीर फाइल्स पर हमें चर्चा करनी है और हाँ, हमारा देश का हमारा सौभाग्य है कि सुपर हिट जा रही है मूवी, और जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि समाज उठने लगा है, जाग रहा है। और मैं रुका इस पर इसलिए था कि मैं अपनी प्रतिक्रिया तो दे ही सकता था, लेकिन इच्छा मेरी ये थी कि जो कश्मीर से विस्थापित हुए, जिन्होंने सब कुछ झेला, हम यदि उनके साथ बैठ के चर्चा कर सकें तो अधिक सार्थक होगी। तो उसके लिए मैंने ललित अंबरदार जी से निवेदन किया था, और उनके पास बहुत कम समय है, लेकिन सारी भागा-दौड़ी में उन्होंने समय निकाला है। एक अभी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट बना के उसमें बैठे हैं वो। तो आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे और आशा है कि बहुत सार्थक चर्चा होगी। तब तक आप लाइक शेयर कर लीजिए ताकि हम सेशन को आरंभ कर सकें। जी, तो ललित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम ललित जी, स्वागत है आपका बहुत-बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ललित जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये एक ऐसी स्ट्रगल थी जो आप सारा जो समाज है, हिंदू समाज, वो पिछले विशेष रूप से कश्मीरी समाज जो है 30-32 वर्ष से लगे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद दीवारों में सर फोड़ रहे हैं। लेकिन और जब ऐसा लग रहा था कि देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ टनल, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता था, तब आपको ये मूवी जब आई है तो आप उससे क्या क्या चेंज आप देख रहे हैं उसमें? सबसे पहले तो ये मैं बहुत ही हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं। मैं चे गुवेरा को काफी फॉलो करता हूँ। उन्होंने कुछ बोला था, वी आर रियलिस्ट एंड वी बिलीव इन इम्पॉसिबल। हम्म। हम यथार्थवादी हैं और इम्पॉसिबल पे विश्वास करते हैं। और मैं समझता हूँ कि 32 साल से सर दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आज कश्मीर हिंदुस्तान के साथ अभी भी है, ये हम कश्मीरी हिंदुओं की वजह से पलायन के अंदर जो हमने कश्मीर जात के प्रति अगेंस्ट रेजिस्टेंस जाग के रखी, ये उसका नतीजा है। आज फिल्म बनी है। अगर हम 32 साल से ये कश्मीर का जो कश्मीर की आग जला के नहीं रखते तो आज कश्मीर ही नहीं होता हिंदुस्तान के साथ। अगर आपने वक्त मिलेगा मैं बताऊंगा क्या क्या चल रहा था पीछे। तो कश्मीरी हिंदू ही नहीं होता तो कश्मीरी हिंदू पर कोई 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 फिल्म नहीं बनती, क्योंकि जब एक पॉलिटिकल प्रोसेस, सो कॉल्ड पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा था, उसमें यह भी सुनिश्चित हो जाता ऑटोमेटिकली कि कश्मीरी हिंदू की उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। उसका क्या रिजल्टेंट स्वरूप में भी कश्मीर के बारे में कभी वहां पे सोचा नहीं गया था। ये तो हकीकत है। तो मैं ये क्या कहते हैं, ये आपको जिस तरीके से जिस तरीके से अभी हो रहा, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। जो बातें हम पिछले 32 साल से बोल रहे थे, हर प्लेटफॉर्म पे बोलने की कोशिश कर रहे थे, आज वो एक सिल्वर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा। और जो लोग हम्म। अभी देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? आप और हम क्या बोलते रहे अपने, जब मैं कश्मीर को देखता हूं तो मैं कश्मीर को सिर्फ कश्मीरी की तरह नहीं देखता हूं। मैं कश्मीर को सिर्फ कश्मीर जात के रूप में नहीं देखता हूं। मैं कश्मीर को भारतीयता के रूप में देखता हूं। कश्मीर का जो भी मेरा परसेप्शन है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है पूरे भारत देश का, पूरी सनातनी सिविलाइजेशन का। क्योंकि हम्म। अगर आपने कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया, इतना भी किया, जो बार बार कोशिश होती रही पिछले 32 सालों में, ये नहीं 2019 तक, 2019 से जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स कोशिश कर रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि भारत का स्टेट, भारत की व्यवस्था अपने हाथों से भारत की बैल्कनाइजेशन का एक रेसिपी लिख रहे थे। तो वो हमने हम्म। रेजिस्ट किया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे आज अच्छा लग रहा है कि हमारे जो नौजवान जिनको हम एड्रेस करते रहे कि भाई आपके सामने खतरा है, कश्मीर को नहीं संभाले तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर बन के आएंगे। और ये हो भी रहा था। आप जब हम्म। देखते हैं, आप शाहीन बाग शुरू करते हैं रिसेंट टाइम्स में। शाहीन बाग में क्या हो रहा था? शाहीन बाग में यह हो रहा था कि जो हिंदू और सिख तत्कालीन कांग्रेस ने अबेंडन किए, वो गरीब जो मेन लैंड भारत तक नहीं आ पाए,
उनको अबेंडन किया, उनसे पूछा नहीं कि विभाजन करना है कि नहीं करना, उनको पूछा भी नहीं कि तुम पाकिस्तान में रहोगे या हिंदुस्तान में रहोगे। कौन हिंदू और सिख उस पाकिस्तान में रहता जिसने देखा कि लाहौर की सड़कों पे हिंदू और सिख औरतों को ढोल पे नंगा नचाया गया। वो जब 1946 में जो नो खाली का जो 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 आपने डायरेक्ट एक्शन मोहम्मद अली जिन्ना के वो रजाकार नेशनल गार्ड्स बोलते थे उनको मुस्लिम लीग के, जो कत्लेआम वहां पे बंगाल में हुआ, जो बंगाल की सड़कों और गलियों में हफ्तों तक हिंदू लाशों को गिद्ध खा रहे थे, वो कौन हिंदू होता जो प्रेफर करता पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान रहने के लिए? हमने उनको अबंडन किया, पाप किया जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने। लेकिन मैं अपने आप को यह बोलता हूं कि हम सब भारतीय उस पाप के कोलैबोरेटर्स हैं, क्योंकि हमने चुप रहे। और बाद में 50 के दशक में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के साथ एक पैक्ट करते हैं कि तुम अपने जो माइनॉरिटीज है तुम उनका ख्याल रखोगे, हम अपनी माइनॉरिटीज का यहां ख्याल रखेंगे। ये उन हिंदू और सिखों और बौद्ध, उधर ईस्ट पाकिस्तान में काफी सारे बौद्ध भी रहते थे, उनके भविष्य के ऊपर एक कील ठोक दी, उनको दफन कर दिया गया उस लियाकत अली पैक्ट के साथ। हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमान फल फूल रहे थे, वो लोग भी फल फूल रहे थे जिन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन में 1940 में जिन्ना को वोट दिया था पाकिस्तान के नाम पे। पाकिस्तान जो बना, वो लोग जो पाकिस्तानी जहादी इस्लामिस्ट, वो आसमान से तो नहीं टपके, वो हिंदुस्तानी थे 14 अगस्त 1947 तक। वो लोग थे जिन्होंने 1940 को वोट दिया था जिन्ना को, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के लिए, कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। वो सर सैयद, सर बोलते हैं ना उसको, सर सैयद की जो 1888 में उन्होंने परिभाषा दी कि बीज बोया था टू नेशन थ्योरी का, कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, एक को दूसरे के साथ जंग करनी पड़ेगी, एक को हराएगा, जो जीतेगा वो हुकूमत करेगा। हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम उत्तर पश्चिम से अपने भाइयों को पहाड़ों से बुला के लाएंगे, तलवारें चलेंगी, कत्ल, खून खून की नदियां बहेगी। ये 1888 में मेरठ में बोला गया था, वही जंग अभी तक जारी है। तो आपने ये जानते हुए कि टू नेशन थ्योरी पर पाकिस्तान बना, आपने हिंदू और सिखों को वहां छोड़ दिया। उसी वक्त कश्मीर के अंदर आपने क्या किया, जिन्ना को तो 47 में डर गए आप, 1946 में उसकी जो उसने डायरेक्ट एक्शन में कत्लेआम किया, डर गई कांग्रेस तत्कालीन, और पाकिस्तान अच्छा भाई आप अपना हिस्सा ले लो। साथ में क्या किया, जम्मू कश्मीर में जब महाराजा धीराज, जम्मू कश्मीर के महाराजा, उन्होंने हरि सिंह जी ने उन्होंने विलय पत्र पे दस्तखत किए। कानून के अनुसार एक ही तरीका था, एक महाराजा को ही अधिकार था भारत के साथ विलय करने का। पूरी तरह से उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए। कभी बात करेंगे कि उनको कितना सताया गया था। वो बार बार कह रहे थे कि मुझे हिंदुस्तान के साथ मिलना है, दिल्ली से आ रहे थे कि पहले उसको साथ ले, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, तब तक हम तुम्हारा ये नहीं लेंगे। उस महाराजा हरि सिंह ने, जिसने इतना बड़ा, इतना अच्छा, इतना रिलेटिवली पूरे जितने प्रिंसली स्टेट से हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रिलेटिवली बहुत बेटर था। और महाराजा हरि सिंह का जो एजेंडा था, पब्लिक में बोलते थे मेरा धर्म मेरी जनता है। वो चाहते तो जम्मू कश्मीर आर्मी में, जम्मू कश्मीर जो मिलिशिया होती थी उसके अंदर 100% मुसलमान हिंदू हो सकते थे। उन्होंने 50% हिंदू 50% मुसलमान बना रखे थे। और दुर्भाग्य देखिए, जब विभाजन होता है, अभी विलय भी नहीं हुआ था, विभाजन होता है, वहां पे जितने वो मुसलमान थे आर्मी के अंदर, विद्रोह क्या कर दिया उन्होंने, गद्दारी की उन्होंने वहां पे। अपने साथ जिस कैंप में हिंदू कांस्टेबल के साथ सिपाही का साथ, उसी कांस्टेबल को कत्ल किया, ऑफिसर्स का कत्ल किया। और उसमें फिर कभी बात करेंगे, वो जो कश्मीर सेंटर जो चल रहे थे, बिम्बर में चल रहे थे, पेशावर से चल रहे थे, उनमें कौन कौन मुनव्वज है। वो बहुत हिंदुस्तानियों को ये भी ख्याल है कि वो हीरो थे उनके, लेकिन वो कभी बात करेंगे वो कौन थे, वो उन्होंने क्या किया। तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार क्या करती तत्कालीन, जब हमारी फौजें, दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में एक पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी आर्मी, आपकी मिलिट्री, आपकी फौज जीत रही थी अपनी ही टेरिटरी, जो दुश्मन ने जिसके ऊपर कब्जा किया था उसको आजाद करा रही थी। तो मेरा प्रधानमंत्री क्या करता है, उनको बोलता रुक जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं, और साथ में यूनाइटेड नेशन में जाते हैं। ऐसा अब कभी
न ये स्ट्रेटेजिकली सेंसिबल है, न मिलिटरीली सेंसिबल है। नहीं, मुझे और लगता है लेकिन क्योंकि दिमाग में कुछ और था, ललित जी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मुझे लगता शेख है मोहम्मद अब्दुल्ला हिंदुस्तान का जिन्ना के बाद एक ओरिजिनल इस्लामिस्ट परिवार है। हम्म उसको अपीज करने के लिए एक ऐसी लाइन खींच ली जिसको आप एलओसी आजकल बोलते हैं ना, हम्म जनरली कश्मीरवादी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर जो कश्मीर वादी के साथ मिलता है, लैंग्वेज बदल जाती है। उनको मालूम था कि इसकी जो मलकियत है बस इसी हद तक है, ये हो सकता था एक मेजर कारण, और उसको 370 और 35 ए भी दिया। हम्म 370 और 35 ए के द्वारा भारत की पृथ्वी के ऊपर, भारत माता की पृथ्वी के ऊपर एक अच्छा खासा पाकिस्तान फल फूल रहा था सर, 370 और 35 ए की वजह से, जिसके अंतर्गत उसी इस्लामिक सिस्टम के अंदर हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं थी। हम्म प्रोसिक्यूशन हो रहा था जम्मू के डोगरों का, लद्दाख के लद्दाखियों का, और कश्मीर के अंदर हिंदुओं का, और जो भी मुसलमान राष्ट्रवादी मुसलमान थे उस वक्त भी थे, अभी में जैसे आप अभी सुनते हैं लेफ्टिनेंट फयाज मेरा, वो राष्ट्रवादी है, हम्म सनातनी मुसलमान जो हम्म अनकंडीशनली देश के लिए मरता है। राइफल में तो हम्म औरंगजेब के नाम से, क्योंकि औरंगजेब के नाम से कोई हिंदू उससे एडजस्ट भी नहीं कर सकता, जिसने और जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की गर्दनें काटी, और हमारे मेरे गुरुओं के गुरु गुरु तेग बहादुर को शीश देना पड़ा, क्योंकि वो उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया, जिनके पास हम जत्था लेके गए थे, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी की, हमको प्रोत्साहित किया। आज तक जो हमारी रेजिस्टेंस है ना सर, गुरु तेग बहादुर का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, वो हमें अभी तक प्रोत्साहित करते रहे। तो 370 और 35 ये देके उन्होंने उसी हिंदुओं को, जिन्होंने सोचा था अब हम भी आजाद हो गए, हम भी आजादी के दुश्मन आएंगे, और हम लोग हम्म उनके उनके हमको उनका गुलाम बना दिया गया। और वो जो फिजनेस, जो इस्लामिक टेंडेंसीज होती है ना सर, दुनिया भर में ये मानना पड़ेगा, इस्लामिज्म, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस्लामिज्म पॉलिटिकल इस्लाम की बात करें, एक्सपेंशनिस्ट है, जी एक्सपेंशनिस्टवादी है। और कश्मीर के अंदर वो खाली विस्तारवादी नहीं रहा, वो ये आतंकवाद से भी, दहशतगर्दी से भी ग्रस्त था, और वही हम्म दहशतगर्दी पैन इस्लामिक सेंटिमेंट में चलती है। मैं बार बार बता रहा हूं, कश्मीर आइसोलेशन में नहीं है, कश्मीर हम्म उसी 4 साल पुरानी गजवाए हिंद की जंग का एक अगला पड़ाव है। सन 47 में जो हुआ वो गजवाए हिंद की एक बहुत बड़ी सफलता थी कि हम्म इस भूखंड से पाकिस्तान बना दिया। अगली नजर उनकी कश्मीर थी, क्योंकि कश्मीर एक हैंगिंग फ्रूट था। कैसे बना हुआ हैंगिंग फ्रूट? 370 और 35 के द्वारा। और वहां पे उनकी नजर अल्टीमेटली दिल्ली के लाल किले पे है। आपको बताना चाहता हूं, अभी ना ये जो एक बहुत बड़ा तालिबान लीडर, सो कॉल्ड जिहादी, वो मोहम्मद गजनवी की मजार पे गए थे, उसका उसका जन्मदिन शायद 1-2 महीने पहले था। ट्वीट करता है वो हकानी, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट हकानी, कहता है कि आज हम मोहम्मद गजनवी के मजार पे गए थे, सजदा करने गए थे, जिसने इस्लाम को फैलाने में एक बहुत बड़ा काम किया। और सोमनाथ शब्द यूज किया, ये 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले उसने बोला सोमनाथ की मूर्तियों का मूर्ति भंजन किया, मूर्ति को तोड़ दिया उसने। ये 2 महीने पहले बोला। उन लोग जो आज जिनको फिल्म देखने में बड़ी तकलीफ हो रही है, उनको पूछो कि तब तुम्हारा कम्युनल हार्मनी में कोई फर्क नहीं पड़ा। और वही लोग जिन्होंने तालिबान को वेलकम किया, उनको फ्रीडम फाइटर्स बोला, आज उनको तकलीफ हो रही है, उनका जो नंगा चेहरा कश्मीरी तालिबानों का इस फीचर फिल्म के द्वारा दिखाया जा रहा है। हम्म ठीक बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो आपने हिस्ट्री बताई, मैं उसमें एक चीज जो ऐड करना चाह रहा हूँ। एक तो नेहरू ने जो किया, हम उसे ब्लंडर ना माने, क्योंकि उसने एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया है। उसका जो एजेंडा था उसने उसी पे काम किया। लेकिन अब मैं आता हूँ स्पेसिफिकली, जब हम ये जो कश्मीर जेनोसाइड है, जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ वहां पर, मैं उस समय कॉलेज में होता था, अखबारें पढ़ता था, लेकिन मेरे मन में कोई बहुत ज्यादा दर्द नहीं था कश्मीरी हिंदुओं के लिए, क्योंकि मैं बड़ा सेक्युलर आउटलुक वाला था। और जब जब मुझे ये थोड़ा थोड़ा समझ में आना आना शुरू हुआ कि सिविलाइजेशनल क्राइसिस है, जब ये अवेयरनेस आनी शुरू हुई, मुझे कोई हिंदू मुस्लिम इस्लाम इन चीजों से कोई लिंक नहीं था, मैं एब्सोल्युटली सेक्युलर कम्युनिस्ट नेचर का था। लेकिन आज से शायद 10-12 साल, 2009-2010 में मुझे थोड़ी जागृति आनी शुरू हुई
तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे भयंकर जो अत्याचार हुए हैं पिछले कुछ समय में वो कश्मीरी हिंदुओं पे हुए हैं। और मैंने इधर उधर जब बात करनी शुरू की तो लोग इतने ज्यादा एपैथेटिक थे। मैं अपने पिताजी से मैंने बात की तो उनका जवाब ये था कि कश्मीरी पंडित जो है ना, ये बहुत चालाक होते हैं, बड़े बड़े चालू होते हैं। जो इनके साथ हुआ है ना, कोई मतलब इनके साथ कोई बुरा नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है कि मैं इतना हैरान हुआ था कि कोई भी व्यक्ति ये बात कैसे कह सकता है कि एक पूरे की पूरी कम्युनिटी देश में बेघर होके घूम रही है, सड़कों पे दर दर भटक रही है, और उसके बारे में ये विचार है। और ये केवल मेरे पिताजी के नहीं थे, मैंने और दो लोगों से बात की, उनका मैं नाम नहीं लेता, सेम सेंटिमेंट था। तो लेकिन मुझे क्योंकि लग रहा था कि बहुत बड़ी गद्दारी हुई है कश्मीरी हिंदुओं के साथ, इस देश ने दगा दिया है, तो मुझे याद है जो पहला मैंने इस पे एक्टिविज्म किया था, मैंने चंडीगढ़ में एक एग्जीबिशन लगाई थी कश्मीरी हिंदुओं पे। और उसमें मैंने हिंदू जागृति जो गोवा वाले हैं उन्हें बुलाया था, और एक पनुन कश्मीर संस्था उनके लोगों को बुलाया था, क्योंकि मुझे लगता था कि हर एक भारतीय का, हर एक हिंदू का दायित्व बनता है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसको समझे और उनके साथ न्याय के लिए खड़ा हो। अब मेरा क्वेश्चन मैं आपसे ललित जी ये जानना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति कैसे बन गई कि पूरी इतनी लाखों में लोग निकल गए और उनके बारे में इतना भयंकर दुष्प्रचार कि उनको बिल्कुल डिह्यूमनाइज कर दिया गया। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए जो होलोकॉस्ट की परिभाषा, जब एक मिनट रोक रहा हूं आपको, मैं क्लिप शेयर करना चाह रहा हूं, मैं अगर दिखा दूं जी कुछ जी जी सेकंड जी का। जी 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 जी। They were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. जी देखिए ये, अच्छा आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से इसने नीचता दिखाई इस महिला ने, कि कश्मीरी हिंदुओं को डीह्यूमनाइज करने का तरीका था ये, कि वो क्रूर थे, मतलब ये सीधा सीधा जिसे विक्टिम शेमिंग हम कह सकते हैं वो था। तो ऐसे सैकड़ों लोगों ने किया हुआ, क्योंकि भरा पूरा इनका नेटवर्क था। तो आप इस पे थोड़ी सी प्रकाश डालें कि कैसे इस तरह से नैरेटिव को बिल्कुल पलट के दिखाया गया था, जो आज ये फिल्म चेंज कर रही है। देखिए ये बताना चाहता हूं आपको, हमें शुरू से ही मालूम था कि हमारा एडवर्सरी बड़ा बड़ा स्ट्रांग है। इसलिए भी ये लेम्किन की जो ही इज एन ऑथर ऑन हॉलोकॉस्ट की डेफिनेशन के ऊपर, जब जिव्स हॉलोकॉस्ट की जब डेफिनेशन बनाई गई, राफेल लेम्किन ने वो परिभाषा बनाई। लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन के अनुसार, वहां की लोकल परिस्थितियों के अनुसार, जैसे रवांडा में जैसे हुआ, वैसे ही कश्मीर के अंदर हमारी यहाँ की जो सिचुएशन थी, क्योंकि कैसे, ये जो आपने ये प्रश्न पूछा बहुत जरूरी है जानना, क्या ये एकदम हुआ या कैसे हुआ। तो उस संदर्भ में आपके द्वारा आपके सुनने वालों को, देश को बताना चाहता हूं इसकी परिभाषा कैसे बनती है। जेनोसाइड सर सिर्फ कत्ल करना, जान से मारना नहीं होता। जेनोसाइड जो है ये भी होता है कि आप जो सर्वाइवर्स हैं जेनोसाइड के, उनके अंदर ऐसी दहशत पैदा कर दो, जो कश्मीर के संदर्भ में वेरी रिलेवेंट है, क्योंकि हम लोग कश्मीर के मूल निवासी है। 5000 साल से पुराना हमारा, मेरा जो ये जो अलमनाक में जो कैलेंडर रोज दिनचर्या की फॉलो करता हूँ, रिचुअल्स फॉलो करे, 5097 अभी चैत्र जो आएगा, अभी आपका चैत्र आएगा ना कैलेंडर में, हमारा महीना प्रतिपद्याम चैत्र को हमारा 5098 शुरू हो जाता है। तो हम लोग, जैसे इस्लाम कश्मीर के अंदर आया, मैं बता चुका हूं 700 साल पहले जैसे आया, जंग से नहीं आया, पॉलिटिकल वो जो राज परिवारों में जो इंट्रिग्स होती थी उसके नाजायज फायदा उठा के उन्होंने सरकार हथिया ली, और उसके बाद उनकी सल्तनतें बनती गई, और हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन, हमारा प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ। दावे के साथ हम कह सकते हैं, जो मेरे मेरे पूर्वजों में जो कमजोर थे वो मुसलमान बन गए।
तो क्या हुआ कि जो मेरा जो पड़ोसी था कुछ 200 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले, वो भी हिंदू था, लेकिन जिस वक्त जब भी जिस परिस्थिति में वो डर के उसने इस्लाम कबूल किया, वो मुसलमान बन गया। तो जिस मोहल्ले के अंदर एक कुछ मोहल्ले ऐसे थे कि पूरा 99% मुसलमान घर थे, एक हिंदू घर एक था, वो तब का घर नहीं था, वो भी सैकड़ों से उसी जगह पे रहता था, सैकड़ों वर्षों से उसकी जमीन थी, बागात थे, उसी इलाके में थे। तो ये कहना, जैसे नॉर्मली जो माइनॉरिटीज होते हैं गेटोज में रहते हैं, है ना, जैसे दिल्ली के अंदर आपका ये शाहीन बाग के इलाके में मुसलमान रहते हैं, तो हमारा ऐसा नहीं था। हम पूरी वादी लेंथ एंड ब्रेड्थ में हिंदू प्रेजेंस थी। कई गांव ऐसे थे जहां पे कोई हिंदू नहीं रहता था, लेकिन वहां पे एक भावी मंदिर भी था, जो जिस पर्टिकुलर ओकेजन पे अलाइव होता था, वहां पे हम लोग तीर्थ करने के लिए जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो परिभाषा के साथ वापस ला रहा हूं, कि एक एक कत्ल इस परिस्थिति में जहां 2 घर, 3 घर, 4 घर हैं, बाकी सब मुसलमान रहते हैं, तो उस बर्बरता के साथ रेप या मर्डर किया, या जिस गांव के अंदर 2 घर, 10 घर, 12 घर हिंदुओं के थे, बाकी सारे मुसलमान घर है, वहां पे ऐसे सामूहिक कत्ल के, जैसे वंधामा मैसेकर किया, तो बाकी आसपास के गांव में या मोहल्ले के आसपास के मोहल्लों में या उसी मोहल्ले के अंदर बाकी घरों में ऐसी दिमाग में, कान में फिर साइकोसिस, दहशत क्रिएट की कि उनको भागना पड़ा। तो ये एन मास किलिंग नहीं थी, गैस चैम्बर्स में नहीं डाला, लेकिन एक एक कत्ल, जैसे गिरजा टिक्कू की बात करता हूं मैं, जिसका मैंने बताया, जैसे मैंने आपको बताया, वो उसने भी पलायन किया हुआ, उसने पलायन किया हुआ था, जम्मू के रेफ्यूजी कैंप में रहती थी। उसके सहकर्मियों ने उसको फोन करके बोला, तू आजा, यहाँ पे हालात ठीक हो गए हैं, अपनी तनख्वाह ले ले। गिरजा टिक्कू वापस जाती है और वही सहकर्मी उसे किडनैप करते हैं, कई दिनों तक उसका साथ सामूहिक बलात्कार होता है, और फिर आरे की मशीन के ऊपर उसको 2 हिस्सों में काट देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी दहशत की थी। जब ये हुआ, जो गिरजा टिक्कू जब पलायन कर गई थी, उसके बाद भी अगर कुछ घर बच गए थे तो वो उस दिन निकल गए। तो ये कश्मीर के संदर्भ में ये जो परिभाषा की जेनोसाइड की है, ये यहां से शुरू होती है, और शुरू यहां की, तो फाइनल असॉल्ट था, शुरू होती है, आप उस कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर हमला करते हैं, उसके जो सिंबल्स होते हैं, जो अंश होते हैं, उसकी पहचान के, चाहे वो धार्मिक हो, धार्मिक स्थान हो, तो उसके पर हमला करते हैं। जैसे हमारा शंकराचार्य, उसका नाम बदल के हो जाता है कोहिमारान। इसी प्रकार से हारी पर्वत, वो शामिर, वो किसी दूसरा भी एकदम नहीं आ रहा, आते आज का मैं फ्लोर टूट गया। तो ऐसे धर्म जगहों के नाम बदल जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा ये होता है कि आप उस कम्युनिटी को डिमोनाइज करते हैं। शेख अब्दुल्ला की बहुचर्चित आत्मकथा है आतिश चिनार, उसके अंदर शेख अब्दुल्ला लिखते हैं कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदूज हिंदुस्तान के 5th कॉलमनिस्ट हैं। आप जानते हैं कि 5th कॉलमनिस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि दुश्मन देश के एजेंट्स को 5th कॉलमनिस्ट बोलते हैं। तो उस एक सेंटेंस में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 2 चीजें बोली, एक, हिंदुस्तान उसका दुश्मन देश है, और कश्मीरी हिंदू उस दुश्मन देश के एजेंट्स हैं। ये दिस इज कॉल्ड डिमोनाइजिंग। और ये भी बताना चाहता हूं, उस बुक का जो इंग्लिश रूपांतर, अंग्रेजी रूपांतर किया है, वो खुशवंत सिंह ने किया है। मैं उनको हर कॉलम पढ़ता रहता था, लेकिन आज तक उन्होंने इसके पर कभी चर्चा नहीं की कि कश्मीरी हिंदू जो है वो कैसे 5th कॉलमनिस्ट हुए। पूरे हिंदुस्तान ने नजरअंदाज किया था। लेकिन ये भी बताना चाहता हूं, जिस नेहरू ने उस शेख अब्दुल्ला को एक छोटा मोटा इस्लामो फैशिस्टिक एमिनेट बना के दिया था, उसी जवाहरलाल नेहरू ने, ये जब उसको पता लग गया कि कौन है ये, इसकी शख्सियत क्या है, 10 साल से ज्यादा उसी शेख अब्दुल्ला को जेलों में सड़ाया था, जब उसकी असलियत का एहसास हो गया था। ये दूसरी बात है, इंदिरा गांधी जी उसको फिर लेके आई, उसको वही जम्मू कश्मीर उसको वापस पकड़ा गया। तो ये जो प्रक्रिया का अगला भाग, कि जिस टारगेटेड कम्युनिटी है उसको आप एक ट्रायल अटैक करो। 1986 में दक्षिण कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सैयद उस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेड थे,
कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर उन्हीं के पॉलिटिकल दायरे में, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में कश्मीरी हिंदुओं पर अटैक होता है और घर मंदिर सब तबाह कर दिए। वो ट्रायल था, वो देख रहे थे कि हिंदुस्तान में, बाकी हिंदुस्तान में इसके अगेंस्ट क्या प्रतिक्रिया होती है। हिंदुस्तान चुप रहा, सेक्युलर हिंदुस्तान के ऊपर, जीभ के ऊपर लकवा लग गया था। और चूंकि मैं बोलता हूं हमारा 1000 साल से जो हम हिंदू एक स्लंबर में थे, उन्होंने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। ये बात नहीं, ये भी बताना चाहता हूं, अगर आज की तारीख में हम 85% अभी भी भारत के अंदर है, ये इसका मतलब नहीं कि जहादी वो बड़े दयालु थे हम बच गए, क्योंकि हमारी वॉर ऑफ रेजिस्टेंस हिंदुस्तान के कोने कोने में चल रही थी। तभी आज की तारीख में आप क्लेम कर सकते हैं कि हम अभी भी हिंदू हैं। तो वो जो स्लंबर वाली जो कौम जो हम में थी, वो चुपचाप सहती रही। तो देन केम 1990। हथियार एक दिन में नहीं आते, ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होती। कश्मीर में आम लोग जाते थे, करे पार पार पार, वो जो लोकल टेम्पो होते हैं ना, किसी चौक में पार पार पार, मैंने अपोर अपोर अपोर, मैंने पार जाना है। अच्छा। घर से विदा करते थे जहादियों को, माँ बाप, ट्रेडिशनल फेयरवेल दिया जाता था उनको, और वो ट्रेनिंग के लिए पार जाते थे, वापस आते थे, उसी प्रकार से उनको रिसीव किया जाता था। तो हिंदुस्तान की व्यवस्था, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जो आम जनता, जिसके अंदर मैं दोष देता हूं हिंदुओं को, वो चुप रहे। इसीलिए ये फाइनल असॉल्ट हुआ। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा ये पिछले 6 पलायनों के रेफरेंस में ये थोड़ा हम बच गए, क्योंकि हमें दिल्ली तक आने का रास्ता, अपने भारत में आने का रास्ता ठीक था, सड़क थी, और जम्मू के डोगरा लोगों ने हमें शरण दी, अपने दिल खोले हमारे। अब यकीन मानिए, श्रीनगर और जम्मू के बीच में 2288 किलोमीटर तब हुआ करते थे। 288 किलोमीटर उस पार जहाज का बवाल था। यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद, अल जिहाद। अपनी कश्मीरी हिंदुओं, अपनी औरतें यहां छोड़ जाओ, तुम यहां से दफा हो जाओ, मिल जाओ, मुसलमान बन जाओ, नहीं तो दफा हो जाओ, नहीं तो मर जाओ। ये मस्जिदों से खाली नहीं, सड़कों पे लाखों की तादाद में, ये जो आज क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है ना, कि ये हमारे भाई हैं, आपके द्वारा उनके मुंह पे बोलता हूं, तुम हमारे भाई नहीं हो सकते, जहादी हमारे भाई नहीं हो सकते, कोलैबोरेटर्स हैं। और यहां पे हिंदुस्तान की जो सेकुलर लेफ्ट लिबरल माइंड को प्रभावित करने के लिए वो मगरमच्छ के आंसू, जैसे आपने जिस पत्रकार को दिखाया, इट वॉज पार्ट ऑफ द प्लॉट। वो प्लॉट का हिस्सा था कि विक्टिम्स को डिमोनाइज करो, साबित करो कि वो लोग डिजर्व करते थे जेनोसाइड। और यही नैरेटिव चलता रहा, इसीलिए आज उनको तकलीफ हो रही है। जो हम बोलते थे, आप बोलते रहे हैं, आज जब सिल्वर स्क्रीन पे होता है, जहां मैं नहीं पहुंचा 32 साल, जहां मेरे कार्यकर्ता, मेरे कलीग्स नहीं पहुंचे 32 साल, आज वो फिल्म सेकंडों में, एक दिन के अंदर वहां पहुंच गई है, दुनिया भर में पहुंच गई है। इनका जो नकाब था, वो सेकुलर लेफ्ट लिबरल अप्रोच जो कश्मीर के प्रति थी, जिस पत्रकार को आपने दिखाया अभी, उसने शी बिल्ट द नैरेटिव। She was one of the protagonists of building this demonized Hindus narrative। और नैरेटिव वो जो चलाती थी उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर, कश्मीर को कैसे सरेंडर करना है, हर हफ्ते डिबेट होती थी। पाकिस्तानी लोग उनके चैनल पर बैठ के हम हिंदुस्तानी को बोलते थे कि गांधीवाद क्या होता है, शांति क्या होती है। अब वक्त बदल गया है। आज हम उन्हीं पाकिस्तानी एडमिरल्स और जनरल्स को नंगा करते उन्हीं भारतीय टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, जहां पे हमारी चर्चा नहीं होती थी, हमारी फुटनोट्स में भी हमारी बात नहीं होती, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस जिंदा रखी। इसलिए आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरा, मैं दावे के साथ कैसा है, आज तो पूरा 130 करोड़ में, आई एम ट्राइंग टू बी ट्राइंग द डेमोग्राफी में डिवाइड नहीं कर रहा हूं, 130 करोड़ हिंदुस्तान ऑफिशियली हमारा कश्मीर का स्टेक होल्डर है। तो सर, ये प्रोसेस एक दिन में नहीं शुरू हुआ, ये डेवलप होता गया। फाइनल असॉल्ट, हम उसमें बच गए क्योंकि हम वहां से निकल गए, नहीं तो वो इस तस्वर, आई कॉल इट genocidal eviction। It was genocidal eviction, जो हमको नरसंहार का जो वहां से निकाला गया, जबरदस्ती निकाला गया। और जो ये मैंने जैसे बताया, यंत्र जो थे जेनोसाइड के, नरसंहार के, वो बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, मारना और सामूहिक किलिंग करना। वंदनामा का जिक्र करता हूं, पता नहीं मैं आपके जानते हैं उस बारे में,
वंदहामा का कत्लेआम, वहां पे उस गांव के अंदर सर कुछ लोग पलायन के बाद वापस आ गए थे। उन्होंने सोचा चलो कुछ लल था बीच में ना, स्ट्रेटेजिक लल होते थे जहाद के, ये भी बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक रीजंस कंसोलिडेट करना है, या उनको लग रहा था कि हिंदुस्तान को कितना झुकाया जा सकता है, थोड़ा वो अपना स्ट्रेटेजिक लल दिखा रहे थे। उस दौरान कुछ लोग वहां चले गए थे। उसी वंदहामा में वहां पे शब बरात की रात, शब कदर या शब बरात, जिस दिन मुसलमान लोग रात को पूजा प्रार्थना करते रहते हैं, मस्जिदों में प्रार्थना होती है, जहादी आते हैं, सारे जो हिंदू 8-10 घर थे उनको इकट्ठा किया, खड़ा किया और भून दिया उनको गोलियों से। तो पड़ोसी क्या करते हैं, जो आजकल अभी दिखा रहे हैं कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, वो क्या करते हैं, वो मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनकी आवाज बढ़ा देते हैं, क्योंकि वहां पे वो, जैसे मैंने कहा, वहां प्रार्थना हो रही थी धर्म के अनुसार, उसकी आवाज बढ़ा देते हैं ताकि AK-47 राइफल की जो हिंदुओं के दिमाग, दिल और पैरों में घुसाई जा रही थी, उनकी आवाज सुरक्षा कर्मियों तक न पहुंचे। दूसरे दिन जब वो पड़ोसी आए, जैसे मैंने बोला, जब ये टीवी चैनल पे सारे बोल रहे वो हमारे भाई हैं, तो सारे रोना धोना करने लगे, औरतें मर्द, क्योंकि वहां पत्रकार थे, टीवी वाले थे, वहां पे पुलिस थी, आर्मी थी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था। हाय हमारे भाइयों को क्या कर दिया, हमारी बहनों को क्या कर दिया। लाशों के ढेर में एक हिंदू एक बच्चा बच गया था, उसका नाम है विनोद कौल। मैंने फिल्म नहीं देखी है, मुझे विश्वास है कि ये एपिसोड भी उसके अंदर होगा। विनोद कौल बच गया। विनोद कौल ने बाहर आके, उन लाशों के ढेर से बाहर आके बोला, खबरदार, किसी एक शब्द है एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड, लेकिन राहुल पंडिता की अगर आपने बुक पढ़ी होगी, उनके पेज नंबर 230 में है, तो इसलिए मैं वर्बेटम उसको रिपीट करना चाहता हूं आपकी आज्ञा के साथ। मैंने एक आध दिन पहले किसी नेशनल चैनल पे भी बोला था, ये शब्द यूज किया था। उसने बोला, ये मैं राहुल पंडिता की जो बहुत चर्चित किताब है कश्मीर के ऊपर, उसके अंदर 230 या 235 इस पेज पर लिखा हुआ, खबरदार किसी हरामी ने किसी लाश को हाथ लगाया, मैं रात पर देख रहा था कि यहाँ क्या तांडव हो रहा था। अब तुम रोना धोना कर रहे हो सबके सामने। और आज तक सर किसी पत्रकार ने, मैंने कई पत्रकारों को टेलीविजन, लाइव टेलीविजन चैनल पे सुना है एडिटर इन चीफ बोलते हुए, एडिटर इन चीफ को, हमने राहुल पंडिता की ये बुक है, क्योंकि राहुल पंडिता थोड़े लेफ्ट विचारों के भी हैं, वो थोड़ा उनकी आइडियोलॉजी है, वो नक्सल, उनकी जो एक्सप्लॉइटेशन है, ही हैज अ राइट टू स्पीक अबाउट दैट, उनके बारे में बोलते हैं। तो लेफ्ट लिबरल माइंडसेट जिन्होंने शिकारा किया वही है। हाँ, शिकारा। लेकिन अगर आप बुक पढ़ेंगे ना, वो शिकारा नहीं है, वो उसके अंदर उन्होंने टेस्टिमनी, इस विनोद कौल की लाइव टेस्टिमनी रिकॉर्डेड है। लेकिन जिन पत्रकारों ने बोला वो किताब दिखा के चैनल पे, आज की रात हम ये किताब, इस स्मॉल बुक हम खत्म करके पढ़ेंगे, लेकिन किसी पत्रकार ने कोशिश भी नहीं की वो विनोद कौल कहाँ है, वो कौन है, क्योंकि हिंदू लाइफ डू नॉट मैटर, हिंदू जीवनों की कोई है नहीं हो रही, पिछले अभी नहीं हो रहा है, ये जब से आजाद हुआ है, जो सो कल आजादी मिली, तब से वो मैंने आपको गिना है। पिछली सदी से अब शुरू करें, मोपला का कत्लेआम, मोहनदास करमचंद गांधी क्या बोलते हैं, किस इनसेंसिटिविटी के साथ बोलते हैं कि ये उनका धार्मिक भावना है, धार्मिक कर्तव्य है, जैसे वो कर रहे हैं। और एनी बेसेंट ने क्या उनको लगभग चपत मारी थी, क्या बोल रहे हैं आप, वहां हिंदू औरतों की फ्यूटस निकाले जा रहे हैं, और आप इसको आप इतने इनसेंसिटिव है उसके बारे में। इसी प्रकार से उसके बाद 1946 का कत्लेआम, कोई प्रतिक्रिया हुई, कुछ हुआ हिंदुस्तान के अंदर, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर 47 में जो आपने हिंदू और सिखों को, जो अभी तक चल रहा है, 25% हिंदू और सिख बचे कहां है सर, उनके जो वहां पे कुछ पत्रकार हैं पाकिस्तान के अंदर, वो हाईलाइट करते रहते हैं इशू। 2 दिन पहले बांग्लादेश से 12 साल की लड़की को जहादी उठा के ले गए, उसे 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान के अंदर 12 और 13 साल की लड़की को उठा के ले गए, और दूसरे दिन पाकिस्तान में तो एक वो मौलवी है, उसको मियां मिट्ठू बोलते हैं, स्पेशलाइज करता है इसी में, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करवा के ले जाते हैं, किडनैप करवाते हैं, दूसरे दिन बुरके में लाते हैं, टीवी के सामने बोलते हैं कि ये इसने खुद अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन रोहिंग्यास के लिए हम आजाद मैदान में वो जो अमर जवान ज्योति को तोड़ते हैं, रोहिंग्यास के लिए, जो अपने देश के साथ, वो सेपरेटिस्ट है वहां के, अराकान को जो प्रोविंस है उसको तो 47 से पहले वो चाहते थे कि अराकान का प्रोविंस जो है, जिन्ना को अपील किया था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। जैसे हमारे जो मुस्लिम लीग के जो यहाँ पे दक्षिण भारत के थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो चीफ थे, वो तो अपील कर रहे थे कि पूरा दक्कन पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए,
लेकिन वो लोग पाकिस्तान खुद नहीं गए। मैं वो उसके बारे में काफी अलग से चर्चा करेंगे। जो सांप पिछले 70 साल से हमारे हिंदुस्तान में पल रहे हैं, वो मेरा बड़ा दुश्मन है। आज मुझसे कोई पूछ रहे थे आप पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते, मैं कहता हूं कि यासीन मलिक क्या पाकिस्तानी है? सैयद अली शाह गिलानी जो नारे देता था वहां पे, जिसको हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल बाप बना के लाते थे, और हिंदुस्तान की हर सरकार, हर पॉलिटिशियन उसको और उसके आदमियों को गले लगाती थी, वो क्या पाकिस्तानी था? उसको लोकल लोग, सर लोकल लोग उसको बोलते थे ये हमारा उसामा बिन लादेन है। और मुझे आपके द्वारा ये भी बताना चाहता हूं, मुझे खेद है, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि वो एक प्राकृतिक मौत मरा, नेचुरल डेथ मरा। हम तो चाहते थे कि वो जेल में सड़ते सड़ते मरता। और आपके द्वारा ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने फिल्म देखी है और वो पहले भी बता चुके हैं, उन्होंने ये भी बताया, प्रधानमंत्री एक्सप्लिसिट नहीं हो सकती भाषा में, वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन जो भावना है वो इजहार करने का उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब लास्ट ईयर उन्होंने बोला कि 14 अगस्त को हॉरर्स ऑफ पार्टीशन की तरह याद किया जाए, वो क्या बता रहे थे? बहुत अच्छी बात है ना? तो अब मेरा और आपका दायित्व बनता है कि हम दुनिया को बताएं कि 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है वो। एनसीईआरटी बुक्स में नहीं लिखा कि लाहौर की सड़कों में क्या किया था, हिंदू औरतों को नंगा नचाया गया था। एनसीईआरटी की किताबों में यह नहीं लिखा कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जब वहां पर सीज फायर किया गया, उस इलाके में एक भी हिंदू सिख नहीं बचा। और महात्मा गांधी को कोट देते हैं जहादी, हमको कहते हैं कि महात्मा गांधी को तो कश्मीर में आशा की किरण दिखाई दी थी। और मैं उनको ये सुनाता हूं, जम्मू कश्मीर का जो इतना बड़ा हिस्सा महाराजा का था, इतना अच्छा खासा स्टेट दिया था भारत सरकार को, भारत सरकार ने उसके साथ क्या किया? और वहां पर जो हिंदू और सिख रह गए थे, उन्होंने ये सोचा था कि महाराजा ने तो दस्तखत कर दिए, भारत सरकार मेरी सुरक्षा करेगी। सर आप यकीन नहीं मानोगे, हॉरर हिंदू और सिखों ने कैसे दरिया के अंदर नील, वो जो कृष्ण गंगा के अंदर डाल के कैसे अपने आप को खुदकुशी की ताकि जहादियों के हाथ न पड़े। उसके बावजूद जहादी हिंदू औरतों को ले गए, सिख औरतों को ले गए, उनको पेशावर में गोली पे चढ़ा दिया, जब गोली का बेच दिया। जैसे अभी यहाँ पे यजीदी औरतों को आईएसआईएस के जहादियों ने किया था, $5 $3 $2 में बेच रहे थे। एनसीईआरटी में नहीं होगा। तो हॉरर्स ऑफ 14th of August 1947 has to be remembered. We have to do it. This is your responsibility and my responsibility. जागृति लानी है। ललित जी, और ये देश को बताना है। हम भुगत चुके हैं 47 में, पिछले 1000 साल से भुगत रहे हैं, और ये रुकना चाहिए सर, ये रुकना चाहिए। और कश्मीर की मैं बार बार बता रहा हूं, फिर बात दोहरा रहा हूं, कश्मीर सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं की समस्या नहीं है। कश्मीर के अंदर अगर आप रिवर्स नहीं करेंगे जेनोसाइड कश्मीरी हिंदुओं का, तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर बन के आएंगे। उनको वैसे ही हौसला अफजाई हो रही है जब वो देखते थे कि यासीन मलिक भारत के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाता मुस्कुराते हुए। उनको पता हिंदुओं को मारने का कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान के अंदर। तभी आपको ये जो सिमी, उसके बाद पीडी वो जो भी सरकार दक्षिण भारत में जहादी लोग करते हैं, अभी आपको पीएफआई है, सीएफआई है, जी 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 जी, जिनके बहुत सारे ये अंग्रेजी नाम जान के रखते हैं, ये अंग्रेजी शब्दावली जान के की जाती है ताकि हिंदुस्तान का लेफ्ट लिबरल, क्योंकि सिमी तो एक्सप्लिसिटली इस्लामिक मूवमेंट थी, ये अब उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी शब्दावली यूज कर ताकि जेएनयू माइंडसेट और हमारे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक तत्कालीन, अब तो शायद थोड़ा बदल रहा है, उनको प्रभावित करें। भैया हम तो अंग्रेजी में अपने आप को अपनी मूवमेंट चला रहे हैं। तो वो आपको हिंसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जागृति करने की जरूरत है। हिंसा आप क्यों करें? हम अपने देश के लोग हैं, हमें क्यों कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, क्यों कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? मेरा राष्ट्र है, जिनको पाकिस्तान चाहिए था दे दिया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया नहीं गए पाकिस्तान, उनका दायित्व बनता है कि वो हिंदुस्तान की संस्कृति में रहे। जी, मुझे ना जब आप ये बात कर रहे थे लेफ्टिस्ट वगैरह की, मुझे ध्यान है कि एक बार रवीश कुमार ने प्राइम टाइम में यासीन मलिक को बुलाया था। उस समय वो पाकिस्तान में था, और वो मुझे क्लिप ढूंढना पड़ेगा, वो उसको एड्रेस कैसे कर रहा था कि यासीन मलिक साहब होंगे क्या, यासीन मलिक साहब होंगे क्या। तो ये तो इनका नैरेटिव है। अब मैं इसमें आपसे ही जानना चाहता हूं कि ठीक है, एक मूवी आई, उसने जो लगभग मृत प्राय समाज हो चुका था, मैं तो ये कहता हूं कि हिंदुओं की आत्मा बिल्कुल लगभग मर चुकी थी, उसे जगाने का काम किया है। अब मेरा मानना है कि ये सिर्फ स्टार्टिंग है। तो आपको लगता है कि इस फिल्म में, मैं दो चीजें आपसे जानना चाहता हूं। पहली ये
कि इस फिल्म का कितना इफेक्ट हुआ है, और दूसरा कि क्या इस एक फिल्म से काम चल जाएगा? देखिए, फिल्म एक बहुत ही पावरफुल ऑडियो विजुअल मीडियम है, माध्यम है, असर होगा। क्योंकि देखो देखो हम कई कई तरह से मैसेजेस आ रहे हैं। ललित जी आपका धन्यवाद, या मेरे जितने सुशील जी धन्यवाद। वो कहते हैं कि आप जो बता रहे थे अब हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, इसका इम्पैक्ट बड़ा पावरफुल होता है, ये रजिस्टर हो जाता है। लेकिन 1 साल चले, 2 साल चले, ये पिक्चर चलती रहेगी कमर्शियली, कोई तो हर बार के लिए रखेगा नहीं। जिसकी कमर्शियल वैल्यू खत्म हो जाएगी तो उतर जाएगी स्क्रीन से। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी मेरी जंग होगी और आपका समर्थन चाहिए होगा। लेकिन इसने जो असर दिया है, ये जहां तक हम नहीं पहुंचे थे इतने 32 सालों में, वहां तक ये फिल्म पहुंची है। अमेरिका के वो जो लिबरल डेमोक्रेट्स के दिमाग में भी पहुंच गए थे, जहां पे हिंदू ये जो इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, उसके बाद हिंदुस्तान को बदनाम किया जाता है। तो ये फिल्म का पावरफुल इम्पैक्ट तो रहेगा सर। आज की तारीख में, आज हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को पता लग गया कि व्हाट अवे, जो हम बता रहे हैं भैया, कश्मीर को अगर नहीं संभाला तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर है, उसकी जागृति हो रही है। ये बड़ा है। अब आगे क्या होगा सर? एक चीज मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि ये फिल्म कमर्शियली भी बहुत अच्छा कर रही है, अब मुंबई की इंडस्ट्री में होड़ लगेगी कि इसी टॉपिक के ऊपर फिल्में बनाने की, क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें कमर्शियल वाइबिलिटी है। आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव। और मैं आप लोगों के द्वारा सबको बताना चाहता हूं, हमें वायलेंस नहीं करनी है। ये मेरा राष्ट्र है, मेरा देश है, मुझे अपने आप को सिर्फ असर्ट करना है, पॉलिटिकली काउंट साउंड नहीं करना है। मेरा राष्ट्र, मेरी सनातनी सिविलाइजेशन वो रहेगी यहां पे। जिनको किसी दूसरी शनाख्त के साथ मोहब्बत है, या तो वहां चला जाए जहां पे उनको किया था, क्योंकि वो जो बार बार हमें बताया जाता है, हमने जो चूज किया हिंदुस्तान को, जिन्होंने चूज किया उनको नमन करता हूं। लेकिन हकीकत ये भी है कि 90% जिन भारतीयों ने भारत माता के साथ गद्दारी की थी 14 अगस्त को या 16 प्रोविंशियल इलेक्शन में, वो पाकिस्तान नहीं गए, यही रह गए। जी ललित जी, जब हम इस सारी डिस्कशन में आ रहे हैं, तो अभी हो क्या रहा है कि एक इकोसिस्टम जो फल फूल रहा था, उसने बड़ी मेहनत करके, अब ये इतना इतना अगली ट्रुथ था, इतनी गंदी भयानक सच्चाई थी, उन्होंने इसको दबा के रखा हुआ था, और वो बाहर आ गई है। जैसे कहते हैं ना कि बोतल से जिन बाहर निकल चुका है, तब उनको तड़फड़ाहट हो रही है बहुत ज्यादा। तो और क्योंकि बहुत थॉरोली, बहुत अंदर तक एंट्रेंच्ड है, तो आपको लगता है कि वो इसको फाइट बैक नहीं करेंगे? जिसको डर लग रहा है ना सर, उसको तो डर लगना चाहिए कि आज तक जिस मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस, पॉलिटिकल आइडियोलॉग्स, एकेडमिशियंस, जिनकी जुबान के ऊपर लकवा लगा हुआ था, और जहादियों को जिनको फांसी लगनी चाहिए थी 30 साल पहले, उनको पॉलिटिकल मेकओवर दिया, उनको तो डर लगना चाहिए सर। लेकिन ये बताना चाहता हूं, ये अब भारत बदला हुआ है। सिविलाइजेशनल रिसर्जन जो है ना, वो इरिवर्सिबल है। इतनी जागृति आ चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, लोगों को उसका एहसास हो गया। आपने टीएमसी का जो अभी जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था, एक टीएमसी का कैंडिडेट खड़ा होकर बोलता हम हिंदुस्तान में इतने हैं कि हम 3 पाकिस्तान बना सकते हैं यहाँ पे। तब इनको डर नहीं लगा था, तब इनको डर नहीं लगता, तब उनकी कम्युनल हार्म में कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अब लोगों को समझ आया, और मुझे इसका गर्व है कि हम लोगों ने कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ बचाए रखा। हमने ये बीड़ा उठा के रखा हो कि कश्मीर के अंदर दोबारा स्थापित करेंगे सिविलाइजेशन, जो सनातनी सिविलाइजेशन है। उसके बारे में भी 1 मिनट जब अंत करेंगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे 2 मिनट जो मुझे मेरे अपने प्रधानमंत्री तक जो मैंने बात पहुंचानी है वो भी बोलूंगा। तो ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये बिल्कुल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जी सर, मैं आई होप मैंने डिस्ट्रैक्ट तो नहीं किया। आपने एक बार दोबारा अगर प्रश्न पूछे, मैंने क्या जवाब दिया? मैं थोड़ा आज काफी हेवी दिन रहा। आई होप मैं आपके सवाल का, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। हाँ जी, नहीं, मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा था कि ये जो बिल्कुल रैटल कर दिया है जो लेफ्टिस्ट लिबरल गैंग है उसको, तो वो इसको फाइट बैक करने की कोशिश तो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो जिनका धर्म ही है, देखिए क्या हो रहा है 2014 से और 2019 के बाद वो ज्यादा ही प्रकट रूप पे आ रहा है। नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते जो लोग इतना भी थोड़ा दावा करते थे कि हिंदुस्तान है हमारा, ये है वो हिंदुस्तान से नफरत करने लगे।
उनको ये भ्रम था कि हम लोग ये हिंदुस्तान को चलाते हैं, हम चाहे आपका सिलेबस बनाते थे, आपके आईएएस के सिलेबस बनाते थे, आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सिलेबस बनाते थे। तो एक मानसिकता को उन्होंने अभी तक हिंदुस्तान में पाला पोसा था। अब वो उल्टा हो गया। अब उनको मालूम है कि उनकी जो मोनोपोली थी एक भारतीय मानसिकता को चैनलाइज करने की, उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। लेकिन ये भी जरूरी है, क्या हमारी व्यवस्था इस बात का संज्ञान ले रही है? क्या हमारी व्यवस्था सिलेबस में परिवर्तन करेगी? क्या मेरी व्यवस्था बच्चों को पढ़ाएगी? वो जो हमने बाल दिवस नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया है 26 दिसंबर का, क्या ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा? ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह किस उम्र में जो उन्होंने बलिदान दिया था, क्या गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बारे में पढ़ाया जाएगा? तो ये इस सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। गुरु गोविंद सिंह की वाणी क्या पूरे देश के अंदर जाएगी? जी, गुरु नानक देव जी को बाबर ने जेल में डाला था। गुरु नानक देव जी को बाबर ने जेल में डाला था। अगर ये हम आज तक बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बाबर की औलादें आपसे नहीं पूछती, जब राम मंदिर के चर्चे हो रहे थे कि आप अपने राम का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि नैरेटिव बाबर के फेवर में था। और गुरु नानक देव जी ने वो क्या बोला था, लाहौर से बाबर बारबेरियन, गुरु नानक देव जी ने बोला। ये नैरेटिव लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, वायलेंस नहीं करनी, मुझे हकीकत पता नहीं है। जिस हकीकत पे जो ये टूल था ना, ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा, आप समझिए कि आप वही सनातन सिविलाइजेशन मोड में है। वो सनातन सिविलाइजेशन किसी पे हमला नहीं करती, सनातन सिविलाइजेशन टॉलरेंट है, सनातन सिविलाइजेशन मोस्ट प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है दुनिया के अंदर। और ये उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, मानवता के लिए सनातन सिविलाइजेशन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जी, ठीक बात है आपकी। अच्छा, अब कुछ ना दर्शक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आया है कि रलेव गलेव या शालेव, क्या मीनिंग है इसका? रिलीव, गिलीव या चलिव। रिलीव मीन्स हमारे साथ मिल जाओ, गिलीव मीन्स पेरिश, मर जाओ, चलिव मीन्स भाग जाओ। ये तीन ऑप्शन, ये कश्मीरी में तीन ऑप्शन उन्होंने दिए, या हमसे मिल लो, या मर जाओ, नहीं तो दफा हो जाओ। आपको दोबारा बताना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, यही तीन शब्द जहां जहां पे वहाबी सुन्नी जहाज चलते ना, दूसरी कम्युनिटी को यही यजीदियों को सुनाया गया अरबी में। यजीदियों को, जिन औरतों को $5-3 में आईएसआईएस के जहादियों ने बेचा सड़कों पे, उनको भी यही तीन ऑप्शन दिए थे। अफगानिस्तान के अंदर भी यही ऑप्शन दिए जाते हैं, सीरिया में भी शिया मुसलमानों को भी यही वहाबी सुन्नी यही ऑप्शन देते हैं। जी, तो ये इस्लामिज्म की एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और अगर हम पूरा हिस्ट्री देख लें, मैंने इस्लाम और मोहम्मद पे पूरी सीरीज बनाई है। जिस समय फतेह मक्का किया गया था, उस समय भी ऑप्शन यही थी उनके लिए, मक्का वालों के लिए भी, जो आज बेचारे सारे मुसलमान बन चुके हैं, उनके पूर्वजों के लिए भी यही ऑप्शन थी। बिल्कुल, कि तुम या तो मरोगे या कन्वर्ट हो गए या यहाँ से दफा हो जाओ, भाग जाओगे। बिल्कुल, जिसने हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया 1000 साल, हर वक्त यही ऑप्शन दिया गया। और जो हम में से कमजोर थे, कायर थे, बुज़दिल थे, वो झुक गए। ठीक बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकार जी पूछ रहे हैं, कश्मीरी हिंदुओं को नमन। नीरज जी एक शो न्यू भारतीय शिक्षा बोर्ड पर चेयरमैन NP सिंह जी के साथ करें। हाँ, करेंगे, क्योंकि अभी जो ललित जी ने कहा है ना कि एजुकेशन में चेंज आना बहुत जरूरी है, तो ठीक बात है आपकी, उनसे करते हैं। अगर वो समय देंगे तो उनसे चर्चा अवश्य करेंगे। अच्छा, एक ललित जी, मुझे पर्सनली क्या लगा, अब अभी कोई दर्शक डाल रहे थे यहाँ पर कि जो आखिरी सीन है फिल्म का, वो बहुत खतरनाक डाला है, जबकि मुझे लगता है कि मूवी में जितनी वायलेंस दिखाई तो बहुत क्या बोलते हैं, आटे में नमक जैसी दिखाई गई है। जो वास्तविकता हो तो बहुत ज्यादा भयानक है। आप नहीं मानते इस चीज को? बिल्कुल, आप जिन भी जो प्रत्याशी है, इसके जो विटनेस है, इसके जो अभी कई दिनों से टेलीविजन में ऑडियंस बेस्ड प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आज जिस एक कार्यक्रम में था, जिस शायद मैं बोल चुका हूं, गिरजा टिक्कू की गोद में जो लड़का 30 साल पहले पला था, वो आज वहां पे था, और उसके सामने वो कोलैबोरेटर्स हंसने की कोशिश कर रहे थे।
उसकी आंसू से मेरे में से मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मैं कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उनकी जो इनसेंसिटिविटी, अमानविक बिहेवियर, वो देख के बहुत बुरा लगता सर। तो गिरजा टिक्कू की वो जो रिश्तेदार वहां पे थे, तो उनसे एक एक से पूछते आप, टेस्टिमनी दे रहे थे एक एक उनके साथ क्या गुजरा है। तो जब आप सुनेंगे ना सर, आप सर विश्वास नहीं करेंगे वो जो माहौल क्रिएट किया था। बार बार बता रहा हूं, 2000 कत्ल किए उन्होंने, लेकिन 2000 कत्ल, हत्याएं, रेप, मर्डर, मास मर्डर इतनी बर्बरता के साथ किए, जो एक जेनोसाइड का एक फॉर्मूला है कि बाकी जो है ना, उनको जो है उनमें इतनी दहशत हो कि यहां से निकल जाए। और ये तो और फिल्म में जितना दिखाया, वो खुद कह रहे थे कि फिल्म में तो एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जिन्होंने देखी है, जिन्होंने वहां आई विटनेस, जिनके रिश्तेदार, जिनके पड़ोसी इस शिकार हुए हैं या कलीग शिकार हुए हैं, उन्होंने टेस्टिफाई किया है, सब बता रहे हैं कैमरा के सामने, ये तो इस टिप ऑफ एन आइसबर्ग, एक छोटा सा अंश है। कम से कम 10 फिल्में और चाहिए होंगी इस दर्द को समेटने के लिए, कवर करने के लिए। हर एक एपिसोड के ऊपर फिल्म बन सकती है, गिरजा टिक्कू के ऊपर पूरी एक फिल्म बन सकती है। मैं तो दर्शकों से निवेदन करता हूं, कल्पना करके देखें कि एक महिला है, वो जा चुकी है, उसे स्पेशली बुलाते हैं, कई दिन तक उसको नोचते हैं ये राक्षस, और फिर उसको काट देते हैं आरे से। जी, ब्रजेश व्यास जी हैं। ललित भाई, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिश सनातन संस्कृति एज मेजॉरिटी इन कश्मीर? बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसकी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, अच्छा उन्होंने पूछ लिया। देखिए, हम लोग बेड बकरियां नहीं है। 600-700 साल में 7 बार पलायन हुआ हमारा, 7वीं बार भारत के संविधान की नाक तले हुआ, भारत के सुप्रीम कोर्ट की नाक तले हुआ, भारत के पार्लियामेंट की नाक तले हुआ। अब की बार हमने ये हमने निश्चय किया हुआ, 7वीं बार, आखिरी बार। तो हम लोग अभी जो मैं बताना चाहता हूं कि भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को इतना ऐतिहासिक कदम उठाया, एक सनातन सोच का एक इजहार किया। सैकड़ों वर्षों के बाद हमारी व्यवस्था एक सनातनी सोच के पे आधारित है। उन्होंने वो 370 और 35 से जो जड़ है इस्लामाबाद की कश्मीर के अंदर कंटेम्परेरी सेंस में 47 के बाद से, तो उसको हटा दिया। अब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और करते रहे, उससे पहले भी बोलते रहे, कि औपचारिक तौर पे ये घोषणा कर दे भारत की सरकार कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो नरसंहार था, नरसंहार। और जब वो करते हैं तो आपको यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है जेनोसाइड के ऊपर, नरसंहार के ऊपर, आपको वही पूरे रास्ते खोल, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप ट्राइब्यूनल बिठाएंगे, तहकीकात होगी। जो लोग उसमें जिन्होंने रेप, मर्डर, मास मर्डर किया, उनको तो पूछताछ होगी उनके ऊपर हरकत होगी। वो लोग भी जो उस वक्त सरकार में थे, श्रीनगर में और दिल्ली में, जैसे हिंदुस्तान का पहला मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जिसने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ दिया था। और ये जो 19 जनवरी की रात, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि कुछ हफ्तों के बाद 19 जनवरी आया कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर। और फारूक अब्दुल्ला, वो कायर बुज़दिल फारूक अब्दुल्ला, जो भाग गया 19 जनवरी की रात को, हिंदुओं को उन जहादियों के हवाले छोड़ के चला गया। ये मैं बताना चाहता हूं। और तीसरा हमें वापस जाना है, लेकिन उन महलों में नहीं जाएंगे। मैं फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती के पड़ोस में तो नहीं जाने वाला हूं। मैं लेफ्टिनेंट फयाज, जो कश्मीर में आपके द्वारा बताना चाहता हूं, वहां पे सनातनी मुसलमान है, कम है। जब भारत की सक्सेसफुल गवर्नमेंट इन जहादियों के साथ बातचीत कर रही थी, जो कम सनातनी सोच वाले थे, उनकी आवाज बंद थी। अब लेफ्टिनेंट फयाज वहां पैदा होता है, राष्ट्र के लिए अनकंडीशनली मरता है, देश के नाम पे मरता है। वो मुसलमान भी नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ वो कश्मीरी है। ये जो अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं, जिनको भारतीय इन सेकुलर लोगों ने इनको कश्मीरी बोला, वो कश्मीरी नहीं है, वो सेटलर्स है, या बाहर से आए हुए हैं, या कन्वर्ट्स है। कश्मीरी हम लोग हैं, और हमको बोला जाता है कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी मैं हूं। तो हमें वहां पे एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट, केंद्र द्वारा संचालित यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, जिसके लिए केंद्र की सरकार होगी। हम कश्मीरी हिंदुओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी राजनीतिक और उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए वो दे। पर कश्मीर का हमारा एजेंडा है, पर कश्मीर का हमारा मार्गदर्शन का रेजोल्यूशन है। ये 370 और 35 से मैं ये बताना चाहता हूं, ये हमारे 90 के दशक में
90 के अर्ली जब विस्थापन में थे, ये हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया था कि कश्मीर जहाद की जो जड़ है कंटेम्प्रेरी में 370 हटना चाहिए और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन लॉजिकल कंक्लूजन तक लेना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जम्मू के डोगरा लोगों का, जिनका इतने बरस उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, जम्मू के पहाड़ी इलाकों में इन कश्मीर जहादियों ने अपने जहरीले फन पहुंचाने की करने की कोशिश की थी। कई नरसंहार हुए डोडा और किश्तवाड़ के इलाके में, लेकिन जम्मू के डोगरा लोगों ने उनको पस्त कर दिया। इसलिए जम्मू को एक अलग से राज्य बना दिया जाए, स्टेट बना दिया जाए, और कश्मीर को आपको कश्मीर की वादी के अंदर, वैली के अंदर आपको यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर कश्मीरी हिंदू के लिए बनानी पड़ेगी। जी, सिम सिंघानिया जी हैं, मार्तंड सूर्य मंदिर में फिर से सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, बारामूला में वरा भगवान का मंदिर वहीं बनाएंगे, संकल्प शक्ति। हाँ बिल्कुल ठीक है। तथास्तु बताना चाहता हूं मैं, कश्मीर 370 और 35A के द्वारा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, ना है। कश्मीर के कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। भारतीय सनातनी जो सोच है ना, उसका स्रोत है कश्मीर। बिल्कुल ठीक बात है जी। धर्म राजू जी हैं, दीज क्रूर वर्सेस आर प्रेजेंट इन बुलबुल बुक 2। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं वही कहने लगा था कि वो जो इन्होंने नरसंहार किया था ना, कि दहशत डाली थी, वो तो इनकी किताब में लिखा हुआ है कि तुम जो तुम्हारे पास काफिर हैं उनके ऐसे व्यवहार करो कि वो तुम में सख्ती पाए। तो सारा कुछ वहीं से निकल के आता है, जिसको ये फॉलो करते हैं। हमने उसको पहचाना नहीं ठीक से। करण कुणाल जी, यूएनओ पास 15 मार्चेस इस्लामोफोबिया डे, इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन भारत। तो बहुत डेंजरस है जी, और इस पे हम अलग से किसी दिन चर्चा रखेंगे इस्लामोफोबिया के ऊपर, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। रविंदर मीना जी हैं, नीरज जी, ललित जी, प्रणाम जी। जिन लोगों ने कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया उनमें 1% ही पाकिस्तान मुस्लिम थे, 99% तो कश्मीरी मुस्लिम थे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने जिनके नाम लिए वो कश्मीरी मुसलमान थे। पाकिस्तानी आके जाके उनको तबाही मचा के चले जाते थे, लेकिन उस वक्त कश्मीरी मुसलमानों का क्या रोल होता था? उनके घरों में बैठते थे। एक जहादी जो है सलीम टाइगर, पिछले साल 2 साल पहले मारा गया, जिसने अमरनाथ के ऊपर हमला किया था, वो पाकिस्तानी था। उसको किसने पकड़वाया? वो हर मोहल्ले में जाता था, जहां पे पड़ाव करता था। एक दिन एक घर की औरत के साथ रहता था, दूसरे घर की औरत के साथ रहता था। तीसरे घर में जब गया तो पहले वाली औरत वो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गई, बोला वो ये जो टाइगर है ये उस घर में बैठा, उस औरत के साथ बैठा हुआ। गए आप अपने सिक्योरिटी पे उड़ा दिया उसको वहां। तो वहां के लोग इसके अंदर मुनाबस हैं, तभी मैं उनको बोलता हूं दे आर कोलैबोरेटर्स। कुछ लोगों ने ऐसे मदद करके कोलैबोरेशन की, कुछ लोगों ने जान के अपने मुंह पे ताला लगाया, नहीं बोल पाए, नहीं बोला जो बोल सकते थे। और यही जो नैरेटिव है ना, यही चुभ रहा है आप लोगों को कि जो सच्चाई छिपाई गई थी खुल रहा है। जी वो खुल रही है। श्रद्धा कपूर जी, हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, बट स्टिल गवर्नमेंट अपीसमेंट ऑफ मुस्लिम्स गोइंग ऑन, लुक्स लाइक नो गवर्नमेंट वांट्स यूनाइटेड आइडिया ऑफ इंडिया फ्रॉम अटल जी टू बीजेपी। हाउ सेफ इज इंडिया फॉर हिंदूज? देखिए, भारत बहुत बरसों की समस्या, आज की समस्या नहीं है। छोटी छोटी बातें ऐसी हो रही हैं, जैसे मैंने बोला, बरसों के बाद, सदियों के बाद आपकी एक सनातनी सोच दिखती है दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री जब आपको बोलते हैं कि 14 अगस्त को हर साल पार्टीशन के हॉरर्स को याद करके रखना चाहिए, तो फिर आपको मेरा दायित्व बनता है किस तरह से हमें नैरेटिव पुराना वाला चेंज करें। दुनिया को यही जैसे बताया गया कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाई भाई हैं, नहीं है भाई भाई। तो ये नैरेटिव चेंज करना, जब आप उनको भाई बोलते हो, उनके भाइयों को यहाँ पे आपको भाई तो बोलना ही पड़ेगा ना। तभी तो आपने गंगा जमनी तहजीब कहां से आई, किस ग्रंथ में लिखा हुआ? आपने दरिया भी दे दिया उनको। आपने अपने जो हम जब प्रार्थना करते हैं ना, गंगा भगवती, यमुना भगवती, ये सब आता है ना उसके अंदर, एक यमुना भगवती भी उनके नाम कर दी हमने। क्या मिला? क्या मिला आपको? तो ये जो नैरेटिव्स हैं, स्यूडो नैरेटिव्स, इनको बदलना आपको और मेरा काम है, और प्रधानमंत्री इस व्यवस्था के ऊपर प्रेशर डालना है। जैसे मैंने बोला, मुझे आपका सहयोग चाहिए कि प्रधानमंत्री, ये सरकार जल्दी से जल्दी ये घोषित करते हैं कि हिंदुओं के साथ जो हुआ नरसंहार हुआ, आप समझिए ये क्रांतिकारी काम होगा, जो हक है, जो न्याय है। लेकिन जो हेजिटेशन है नॉर्थ ब्लॉक के अंदर, उनको तब समझ आएगा जब आप बोलेंगे। ठीक बात है।
रंजीत जी हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सिख फ्रॉम मियामी, रंजीत जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। और गुरुओं ये का चीज नमन, गुरुओं का नमन सर। आजकल आज की तारीख में अगर उत्तर भारत में हिंदू अभी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन गुरुओं, महागुरुओं, जो सिख गुरुओं ने अपने बलिदान दिया धर्म के लिए, मानवता के लिए। ठीक बात है। ओमकार चौहान, क्या घर वापसी से कश्मीर फिर से वैदिक बनेगा? और कोई ऑप्शन ही नहीं है घर वापसी से, वो तो करानी पड़ेगी जी। घर वापसी से क्या बनेगा? क्या फिर से कश्मीर वैदिक बनेगा? क्या फिर से कश्मीर वैदिक बन जाएगा? वैदिक। देखिए मैं कह रहा हूं आपको, इस्लामिज्म जो है ना, ये बहुत पुरानी है। जो शिया सुन्नी की जंग तो 1400 साल पुरानी है। आप इसको कंटेन कर सकते हैं। हम धर्म के नाम पे नहीं बोलते, धर्म के बारे में भी नहीं बोलते। मैं पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहा हूँ। धर्म में जब तक परिवर्तन अंदर से नहीं आएगा, आप और मेरे करने से नहीं होगा। जिस दिन आएगा, उनको एहसास होगा अगर कोई मानवता की वाली फिलॉसफी है, वो सनातनी सोच की फिलॉसफी है, जहां पे किसी को दुश्मन नहीं बोला जाता है, जहां पे वासुदेव कुटुंबक बोला जाता है, वो अतिथि देवो भव की प्रथा है वहां पे, वो एक्सपेंशन नहीं हो। तभी मैं बोलता ना, सनातन सिविलाइजेशन का जिंदा रहना पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। जी, बस मैं 2 ही क्वेश्चन और लूंगा जी, उसके बाद दर्शकों से भी निवेदन और मत भेजिए, क्योंकि ललित जी को आगे जाना है। पंकज जी हैं, इस रेगिस्तानी भीड़ से निपटने के लिए ललितादित्य और बप्पा रावल वाली नीति ही सही है, जिसे करने का मादा योगी और हेमंता में दिखता है। हाँ ठीक बात है जी, ऐसे नेता आगे आएंगे और हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे, तभी ये सारा जो नैरेटिव 70 साल से एंट्रेंच्ड है ना, तभी बदलेगा। धर्मराजू जी, मोजेस वर्ल्ड्स फर्स्ट टेररिस्ट, ऑल फॉलोइंग सेम। ठीक है धर्मराजू जी। हाँ मुझे लग रहा है ललित जी आपको जाना है अभी, है ना? जी सर, जी ऑलरेडी 7 मिनट लेट हो रहा हूँ। हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे चर्चा करेंगे विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे जी, धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय भारत, जय राम, जय श्री राम। जी धर्मराजू जी, मोजेस वर्ल्ड्स फर्स्ट टेररिस्ट, ऑल फॉलोइंग सेम मोडस ऑपरेंडी, आपकी बात 100% ठीक है। और ये जो अवेयरनेस है अब आई है, और ये अवेयरनेस ही कुंजी है। दिस इज द की टू इमेंसिपेशन। अगर हम अपने देश की बात करें तभी हम बचेंगे। अजेंद्र चौरसिया, सर कुरान 9:5-9:28 का संदर्भ बता सकते हैं क्या? और हुदैबिया की ट्रीटी क्या है, इसका रेफरेंस मिल सकता है क्या? अजेंद्र जी, इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज वाली सीरीज देखिए। मेरे ख्याल से जो 48 या 49 नंबर एपिसोड है, उसमें जो 9.5 है उसे कहा जाता है आयतुस सैफ, तो आपको वहां मिल जाएगी। और 9:28 भी आपको उसी में मिलेगा। ये दोनों जो आयतें हैं लगभग अंतिम जो आयतें आई हैं कुरान की, उनमें से हैं। और ये मुझे लगता है 48 या 49 जो इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज है, आज उसे मैंने समाप्त कर दिया, क्योंकि मोहम्मद की जो मौत हुई थी उसके बारे में बताया है। तो वहां पर आप जाइए, आपको ये मिल जाएगा। और जहां तक ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है, वो मक्का जो फतेह मक्का है उससे लगभग 1-1.25 साल पहले की है, तो वो भी आपको उसी सीरीज में मिल जाएगी। और मेरा निवेदन है कि पूरी सीरीज देखिए, सभी को दिखाइए, सबसे अच्छी बात यही रहेगी। और इसी के साथ अब हम इतिश्री की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपका जो दायित्व है शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना, वो अवश्य करें। जिन्होंने नहीं देखे कश्मीर फाइल्स, अवश्य जाके देखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।